लेक्चर में हम लोग सीखते हैं चैप्टर थर्ड है क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इससे पहले के कुछ बेसिक लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके वो लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बेसिक फार्मूले को ड्राइव किया है कि कैसे आप बेसिक फार्मूले को कैसे ड्राइव कर पाएंगे, फार्मूले को कैसे आसानी से ड्राइव कर पाएंगे, उस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज के लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल भी आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट को क्लासीफाई करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, हमने एलिमेंट को क्यों क्लासीफाई किया, इसको समझते हैं। तो देखो एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास घर में क्या बुक्स है, काफ़ी सारी बुक्स हैं केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की या मैथ्स की, जो भी स्ट्रीम है आपके पास। मान लो आपके पास फिजिक्स की 7 बुक हैं और केमिस्ट्री की भी हैं, कुछ केमिस्ट्री की बुक्स हैं और कुछ क्या है बायोलॉजी की हैं। अगर मैथ्स लिए हैं तो मैथ्स की बुक होंगी। तो उसमें होता क्या है, अगर आपको मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको एलोवेरा दिया और एलोवेरा में आपको क्या करना है, बुक्स को अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, बुक्स को अरेंज कैसे करेंगे, एक साइड क्या करेंगे केमिस्ट्री की बुक लगाएंगे, एक साइड फिजिक्स की लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज बुक और नोटबुक को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप कभी भी बुक को सर्च करते हैं तो आपको आसानी से बुक मिल जाएगी। अगर एक साथ लगाएंगे तो उनको ढूंढने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, क्लासीफाई किया। और 1800 में केवल 31 नोन एलिमेंट्स थे, हमें मिले थे। 1865 में 63 नोन एलिमेंट्स थे। अगर 2016 की बात करेंगे तो नॉन एलिमेंट्स कितने थे, 118 नॉन एलिमेंट्स थे। ये नॉन एलिमेंट्स से जो हमें क्या मिले, क्लासीफाई किए हमने। डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ एंड ईच एलिमेंट इज एंड इट्स कंपाउंड। देखो ईच एलिमेंट इस वजह से क्लासीफाई किया गया क्योंकि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करना क्या है, इतना आसान नहीं, बहुत टफ होगा। इसलिए हमने एलिमेंट को क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, जिससे हर एक एलिमेंट के बारे में हमें ना क्लासीफाई करना पड़े, ना क्लासीफाई करने की जरूरत ना पड़े। अगर हमने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेक कर ली तो बाकी के सारे एलिमेंट जो उस ग्रुप में हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। एज पर IUPAC, अगर हम IUPAC की बात करेंगे, IUPAC का होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC को फुल फॉर्म होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी। देयर आर करेंटली 2 मिलियन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2 मिलियन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास और 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। An arrangement in which elements having similar properties are classified in tabular form which lead to the formation of the periodic table. अब देखो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको क्या किया, एक ग्रुप में रखा। इससे क्या होगा, इससे एलिमेंट को अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो सेकंड वाले की ऑटोमेटिक मालूम चल जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टी हमें क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टी। फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल वे फॉर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन सिंपलर वे। इससे क्या हो गया, केमिस्ट्री की जो एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया इस क्लासिफिकेशन से। तो इस वजह से ये रीजन रहा जिस वजह से हमने एलिमेंट को क्या किया, क्लासीफाई किया। तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एलिमेंट को हमने क्लासीफाई क्यों किया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसका फर्स्ट रूल देखेंगे और आप NCERT बुक लेके बैठेंगे। NCERT बुक का 3rd चैप्टर है ये, तो उसमें फर्स्ट मैंने बता दिया। अब फर्स्ट रूल आता है डोवेरियर ट्राइड्स रूल। डोवेरियर ट्राइड्स रूल लॉ ऑफ ट्राइड्स डोवेरियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। देखो सबसे पहला रूल आएगा डोवेरियर ट्राइड्स लॉ, इसके बाद सेकंड आएगा न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, थर्ड आएगा लोथर मेयर कर्व एंड फोर्थ आएगा मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पीरियोडिक टेबल इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, जो कि याद करना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो का बना दूंगा जिसमें आप आसानी से पीरियोडिक टेबल को लर्न कर पाएंगे। तो देखते हैं डोवेरियर का ट्राइड्स लॉ। ट्राइड का मीन्स क्या होता है, देखो ट्राइड 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइड रिप्रेजेंट, चलिए समझते हैं। ट्राइड रिप्रेजेंट 3 elements
represent three elements having similar properties ट्राइड ऐसे थ्री एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से मैच कर दिए। जैसे मान लिया मैंने कोई थ्री एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स क्या हैं, थ्री एलिमेंट्स क्या हैं, E1 और E2 और थर्ड हो जाएगा हमारा E3 और इनके एटॉमिक मास भी होंगे। एटॉमिक मास एलिमेंट E1 का एटॉमिक मास M1, एलिमेंट E2 का एटॉमिक मास M2 एंड एलिमेंट E3 का एटॉमिक मास क्या होगा, M3 होगा। अब देखो इन्होंने क्या बताया, कोई थ्री एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच कर दी हैं और उनको हम यदि एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने रूल दिया था इन्होंने तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फाइनली इनका रूल जो था टोटली एटॉमिक मास पर बेस्ड था। आपसे पूछा जा सकता है कि डोबरेनियर-ट्राइड्स लॉ किस पर बेस्ड है, तो आप बताएंगे एटॉमिक मास। डोबरेनियर-ट्राइड्स लॉ इज बेस्ड ऑन ओनली एटॉमिक मासेस। अकॉर्डिंग टू डोबरेनियर-ट्राइड्स लॉ, व्हेन थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जब हम थ्री एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे में मैच करती है, व्हेन, तो उसमें होगा क्या, जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखेंगे कैसे, अगर आपको M2 का एटॉमिक मास, एलिमेंट मिडिल एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर देंगे। इन दोनों का एवरेज होगा उस सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस M3 डिवाइड बाई, अगर आपको बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो M1 प्लस M3 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट और लास्ट का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, मिडिल वाले एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो ये इनका रूल था, सिंपल सा, हम लिख भी लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे जिससे आपको सारी चीजें साथ साथ में क्लियर होती चले। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या बताएंगे। मैं इधर लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन थ्री एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, when three elements are arranged in increasing order of atomic masses, increasing order of atomic masses increasing order of atomic masses, the atomic mass of middle element the atomic mass of middle element is the average atomic mass of first and थर्ड। तो वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल हो। चलिए समझते हैं कौन से एलिमेंट लेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपने कोई थ्री एलिमेंट्स लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, आप अपनी बुक लेके देखेंगे तो वहां पर तीन ट्राइड्स दिए गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ये थ्री ट्राइड्स वहां पर दिए गए हैं। और भी ट्राइड्स हैं, इन्होंने काफी सारे ट्राइड्स दिए, 7 या 8 ट्राइड्स दिए, बट इनका रूल आगे के लिए वैलिड नहीं रहा। इनका रूल हैवियर एटॉमिक मास के वाले एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं था और कुछ ही ट्राइड्स के लिए इनका रूल वैलिड रहा। वो कौन कौन से ट्राइड है वो हम देखेंगे। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें
तो अगर आपको इस मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक वेट ऑफ Na सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाई 2। देखो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, इधर लिखता हूँ 7। सोडियम का एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कर भी सकते हैं, 23 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सोडियम का एटॉमिक मास मुझे मिल जाएगा 7 + 39 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 23। 46 डिवाइड बाई 2 तो 23 आ जाएगा। तो यही 23 जो होता है यही सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो ये कुछ बेसिकली इनका रूल था। और भी 3 ट्रेड्स दिए गए हैं, आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर देख लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 एंड आयोडीन का 127। आपको अगर ब्रोमीन का फाइंड आउट करना होगा तो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज जो होगा वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये तो बताया गया। और इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच करती है। आप देखेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एक वर्ड है सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टी मैच करती है, मैंने इधर लिखा हुआ है, ये देखिए आप, सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट भी होने चाहिए। अभी आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे, करंट की पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों को एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये तीनों एलिमेंट। और ये तीनों एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इन तीनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है, कॉमन चीज है ये, एक जनरल चीज होती है। अगर आप एनवायरमेंट से रिलेट करेंगे, मान लीजिए आप कोई 3 दोस्त हैं, आप साथ में बैठते हैं, तो एक ये कॉमन होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनकी जरूर मैच करती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जैसा बिहेवियर हम लोगों का होता है नेचर में, उसी तरीके से इन एलिमेंट का बिहेवियर है। इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है। जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टी मैच करती है, अगर साथ में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिलती होंगी, उसी तरीके से ये एलिमेंट भी एक दूसरे से क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। इसी वजह से यही रीजन है कि इन तीनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है और ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी तीनों के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आज की पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इनका ट्रायड्स रूल था। यहाँ से अगर आप इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होगा वो एग्जैक्ट 80 नहीं आएगा। इसी वजह से इनका रूल फेल हो गया आगे, और इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ड्रॉबैक्स, और फिर इसके बाद देखेंगे न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल भी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। यदि वीडियो समझ आ रहा है, आपको लेक्चर समझ आ रहा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब खुशी कर सकते हैं और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।